हाय एवरीवन, वेलकम टू ड्रामा हट। आज मैं एक न्यू फैंटेसी चाइनीज़ ड्रामा जिसका नाम ब्लॉसम है उसे एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ये बहुत 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 ज़्यादा इंटरेस्टिंग चाइनीज़ ड्रामा है। इसमें हमारी हीरोइन रीबॉर्न हो जाती है और अपनी पुरानी मिस्टेक को सही करने की कोशिश करती है, लेकिन हमारी हीरोइन का फेथ उसका पीछा छोड़ने का नाम नहीं लेता। अब हम इस सीरीज़ में देखेंगे कि कैसे हमारी हीरोइन अपने फेथ को हराकर अपनी डेस्टिनी रीराइट करती है। तो स्टार्ट करते हैं। ड्रामे की शुरुआत में हम देखते हैं क्राउन प्रिंस जू यू सिंह, जिसके कंधे पर तलवार रखा हुआ है। तभी उसके पीछे से एक लड़का आता है जो कि हमारा मेन लीड होता है, जिसका नाम सोंग मो एक जनरल होता है और वो काफ़ी रूथलेस है। वो अपने मामा की कत्ल का बदला लेने के लिए राज परिवार को निशाना बना रहा है। क्राउन प्रिंस उससे कहता है, तुम गलत कर रहे हो, तुम गलत लोगों से बदला ले रहे हो। लेकिन सोंगमू जवाब देता है, मेरे मामा और जिंग खानदान के 253 लोगों की जान गई, उन्हें फंसाया गया झूठ मूठ का। उनकी आर्मी कुल 50,000 थी, उन सभी को मार दिया गया। फिर भी प्रिंस कहता है कि तुम गलत जगह बदला ले रहे हो। उसके बाद प्रिंस ने खुदकुशी कर ली। फिर सोंगमू को एक स्टेम मिलता है। इसी बीच हमारी हीरोइन को दिखाया जाता है। ये दो जाओ है, ड्रामे की हीरोइन, लेकिन दो जाओ शादीशुदा थी और ये उसका पति है मिस्टर वे तेंग्यू। ये आदमी सच में बुरा था, लेकिन वो एक ड्यूक था। अब दो जाओ परेशान है क्योंकि राज्य में एक बगावत शुरू हो गई है। तो पिछले राज के वफादार लोगों ऑफिसर परेशान हैं कि कोई उन्हें मार ना दे, क्योंकि अब उन्होंने नए क्राउन प्रिंस के साथ हाथ मिलाया है। इसलिए सारे ऑफिसर बहुत घबराए हुए हैं। वो सब उन लोगों को हटा देना चाहते हैं जो पुराने राजा के साथ देते थे। अब वो फंस गए हैं और सोच रहे हैं कि सोंगमू के साथ खड़े हो या पुराने राजा के वफादार बने रहे। इसी बीच सोंगमू को बधाई देने आता है एक आदमी जिसका नाम वैंग होता है। वो कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने क्राउन प्रिंस को मार दिया और प्रिंस चिंग जल्द ही सिंहासन पर बैठ जाएंगे, और क्योंकि तुमने उनकी मदद की तुम उनके करीबी हो जाओगे। तब सोंगमू कहता है, मैंने ये बगावत इसलिए नहीं शुरू की ताकि कोई राजगद्दी पर बैठ जाए। मैं सिर्फ अपने मामा डुक ऑफ डिंग की मौत का बदला लेना चाहता था और इसका नाम साफ करना चाहता था, लेकिन मैं फेल हो गया क्योंकि ऐसा लगता है मैंने गलत आदमी से बदला लिया। इसी बीच हम दो जाओ को देखेंगे जो अपने सर्वेंट को इंस्ट्रक्शन देती है कि बाहर सिटी की हालत ठीक नहीं है, इसलिए हमें और चौकन्ना होना होगा। तभी हम लोग उसकी बहन को देखते हैं जिसका नाम दो मिंग होता है, जो बता रही होती है कि अब प्रिंस चिंग ही इम्पीरियर बनेंगे और पुराने मिनिस्टर जो न्यू इम्पीरियर के साथ नहीं देंगे उन्हें मारा जाएगा। तो ड्यूक वेंग बोलते हैं, अगर मैं न्यू इम्पीरियर से मिलने से मना कर दूं तो शायद मैं उन्हें ऑफेंड कर दूंगा। तो दो जाओ कहती है, एक कॉफिन सामने मंगाकर कि आपकी पत्नी की तबीयत ठीक नहीं है, ये कह दीजिएगा। ज़िंदगी और मौत से ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या हो सकता है। तो ड्यूक वे को ये आइडिया अच्छा नहीं लगता और वो वहाँ से चले जाते हैं। बाद में पता चलता है कि दो जाओ बहुत बीमार थी और खून की खांसी कर रही थी। दो जाओ के घर में एक खूबसूरत मांगोली का पेड़ था और वो मांगोली का फूल देख रही थी अपनी माँ के बारे में सोचती हुई, क्योंकि उसकी माँ को ये फूल बहुत पसंद था। उसके बाद दो जाओ अपनी नौकरानी को लेकर रसोई की तरफ चली, लेकिन बाहर से उन्होंने उसके स्टेप सिस्टर की बात सुनी। मिंग और उसके पति रसोई के अंदर प्यार से टाइम बिता रहे थे और बोल रहे थे कि दो जाओ के मरने के बाद मैं तुमसे शादी कर लूँगा। दो जाओ ने ये सुनकर अपनी नौकरानी से कहा, अगर मेरी स्टेप सिस्टर मेरे पति से इतना प्यार करती है तो मैं बस हाथ बढ़ाकर पीछे हट जाऊंगी और उनकी शादी करवा दूंगी। तभी दो जाओ ने सुना कि उसकी स्टेप सिस्टर बोल रही है, मुझे चाहिए था कि मैं पहले माँ की बात सुन लेती और दो जाओ को खाने में थोड़ा पॉइजन और डाल देती।
तो दोजाओ पहले ही मर चुकी होती। तो असल में उसकी बहन ने दोजाओ को बीमार बनाया था। दोजाओ ने ये भी सुना कि उसकी बहन कह रही थी कि दोजाओ की माँ मेरी माँ की वजह से मरी और अब दोजाओ भी मर जाएगी। ये सुनकर दोजाओ ने अपनी नौकरानी से कहा, जाओ सबको बोलो किचन में आग लग गई है। सब सर्वेंट आ जाते हैं दौड़ते हुए। तभी दोजाओ अंदर आ जाती है। दोजाओ सोचती थी कि शायद वो उन्हें माफ़ कर देगी, लेकिन अब उसने तय कर लिया कि ऐसा कुछ नहीं होगा। उसने चुपचाप कसम खाई कि जो कुछ उसकी माँ और उसके साथ अन्याय हुआ है उसका बदला वो ज़रूर लेगी। सबके सामने उसने दोनों को बेइज्जत किया, लेकिन वो इतने बेशरम थे कि उल्टा दावा करने लगे कि वो एक दूसरे से प्यार करते हैं। दोजाओ ने उनके कपड़े बाहर निकालकर आग लगा दी, फिर अपने कपड़े का एक टुकड़ा काटा और उसे भी जला दिया और बोला, आज से मेरा इस परिवार से कोई रिश्ता नहीं है। मैं अपने पति से तलाक ले रही हूँ। ये कहकर चली गई। उसी रात दोजाओ अपने गांव की तरफ निकल रही थी, अपने केयर टेकर को साथ लेकर। रास्ते में उसने जो भी गरीब मिला उसकी मदद की, सबको खाना दिया, क्योंकि इस इलाके में लोग भूख से मर रहे थे। फिर दोजाओ सिटी क्रॉस कर चुकी होती है। फिर हमें दिखाया जाता है एक छोटा बच्चा अकेला चल रहा था और सड़क पर गिरे हुए गेहूं के दाने उठाता जा रहा था। तब दोजाओ ने अपने केयर टेकर से पूछा कि क्या उसने मेरी माँ के मरने से पहले कुछ अजीब देखा था। तभी उसका रथ उस बच्चे के ऊपर चढ़ने ही वाला था, लेकिन उसी वक्त सामने से सोंगमू आया और उसने एक भाला मारकर रथ रोक दिया। जैसे ही दोजाओ गिरने वाली थी, सोंगमू ने उसे पकड़ लिया और यही हमारी लीड की फर्स्ट मीट होती है। दोजाओ उसे देखकर मन में सोचती है, यंग मैन विथ ग्रे हेयर मीन्स ये सोंगमू है। उसके बाद सोंगमू उस बच्चे के पास गया और बोला, तुम यहाँ अकेली रात को क्या कर रहे हो। बच्चा डरा हुआ था और रो रहा था, लेकिन सोंगमू ने उसे प्यार से समझाया, रोने से रोका और घर भेज दिया। इस वक्त हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम है जी ओंग होता है। वो कहता है, दोनों को देखकर लगता है कि किस्मत ने तुम्हें एक साथ मिलाया है और तुम दोनों अपनी ज़िंदगी भर इस किस्मत को साथ ले जाओगे। उसके बाद एक सोल्जर आया सोंगमू के पास और बताया कि ये ड्यूक वे की वाइफ है। सोंगमू दोजाओ से पूछता है, अभी सिटी में बहुत क्योस है, तो आप कहाँ जा रही है इतने क्योस में। तो दोजाओ बोलती है, मैं अपने होम टाउन जा रही थी और बहुत खांसने लग जाती है। तभी जियोंग आता है और उसकी नस चेक करके बोलता है, अभी आपका सफ़र करना ठीक नहीं होगा, आगे एक मंदिर है, वहाँ आराम कर सकती हो, और वैसे भी आपका रथ भी टूट गया है। फिर दोजाओ और सोंगमू अपने सिपाहियों के साथ उस मंदिर में पहुँच गए। उन्होंने दोजाओ से पूछा कि तुम रात को रथ लेकर क्यों निकली। दोजाओ ने कहा कि उसके पास छुपाने लायक कुछ नहीं है। उसने फिर सोंगमू को अब सब कुछ बता दिया, उसके परिवार के साथ क्या हुआ, उसके पति ने कैसे धोखा दिया। ये सब सुनकर सभी बहुत उदास हो गए। तब तक सुबह हो गई थी। सोंगमू भी अंदर से हिल गया था। सुबह होते ही बाहर मंदिर के बहुत सारे सोल्जर आ जाते हैं और उसके साथ वैंग भी होता है। वैंग कहता है, प्रिंस ने मुझे भेजा है और उसने तुमसे वो स्टेम मांगने को कहा है। ड्यूक वे मतलब कि दोजाओ का पति भी वहाँ था। उसके हाथ में एक टोकन था और जब उसने दिखाया तो बोला कि प्रिंस ने उसे यहाँ भेजा है। फिर उसने अपनी ही पत्नी पर इल्ज़ाम लगाया कि वो सोंगमू के साथ भाग गई। उसने अपनी बीवी को ऐसे बेइज्जत किया। उसने सोंगमू को ये भी बोला कि प्रिंस चिंग ने उसे धोखा दिया है। तभी सोंगमू को समझ आया कि प्रिंस चिंग असल में बुरे इंसान हैं। फिर लड़ाई शुरू हो जाती है। जी ओंग ने दोजाओ से कहा कि चलिए मंदिर के अंदर। दोजाओ मंदिर के अंदर चली गई, लेकिन तभी प्रिंस चिंग के आदमी आ गए दोजाओ को मारने के लिए। वहाँ दोजाओ को बचाने के लिए उसकी केयर टेकर मर जाती है और तभी वो दोजाओ को मारने ही जा रहा होता है,
तब सोंगमू आ जाता और उसे बचाता है, लेकिन बचाते वक्त उसे काफ़ी चोट लग जाती है। सोंगमू ने फिर दोजाओ से कहा, मुझे अफसोस है तुम इस सब में फंस गए। दोजाओ रोते हुए कहती है, मेरी वजह से तुम लगभग मर गए। फिर उसे पकड़कर ले जा रही होती है, तभी जी ओंग से मिलती है। वो मरने की हालत में होता है। वो उन दोनों को एक किताब देकर कहता है, वहाँ एक कमरा है, तुम जाओ और वहाँ ये किताब लेकर छुप जाना। वो दोनों जियोंग को भी ले जाना चाहते थे, बट जियोंग बोला, मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, तुम लोग जाओ। जैसे ही वो दोनों जाने लगे, हमें दिखाई देता है कि एक टाटू वाला आदमी उस पर तीर छोड़ रहा है। दो जाओ को बचाने के लिए सोंगमू आगे आया, बट तीर दोनों को एक साथ लग जाती है और वो दोनों एक जगह फेंका जाते हैं। मरने से पहले दो जाओ ने अपनी आंखों के सामने अनकही यादें देखी और उसके साथ में अभी भी वो किताब थी। फिर दो जाओ और सोंगमू दोनों मर गए, लेकिन अचानक कुछ और ही दिखाया गया। एक मंदिर था जहाँ एक छोटा लड़का बैठा था जिसका नाम जी ओंग था। ये लड़का वही था जो दोबारा जन्म लेकर वापस आया था। तभी एक छोटी लड़की उठती है और पूछती है, मैं यहाँ क्यों हूँ? वही हमारी फीमेल लीड है जिसका नाम है साओकू। उसके शादी के बाद उसका नाम दो जाओ हो जाता है। उसी वक्त छोटी सोगाओ ने अपने आईना देखा और बोला, मैं ऐसे कैसे हो गए? उसके हाथ में वो भी वही किताब थी। उसके बाद सोगाओ की माँ आ गई और केयर टेकर भी साथ आई। सोगाओ बोलती है, मतलब मैं रिवर्थ हो गई, लेकिन मुझे पहले की सब बातें याद है। अपनी माँ को इतने समय बाद देखकर वो बहुत खुश हुई और रो पड़ती है। उसने माँ और केयर टेकर को दोनों को जोर से गले लगाया। फिर माँ ने पूछा, क्या हुआ? तो सोगा बहुत कंफ्यूज होती है। जी ओंग ने उससे कहा, मैं तुम्हें देखने आया था, तुम्हारे हाथ में ये किताब थी, अब तुम ठीक हो और मैं जा रहा हूँ। सोगाओ समझ गई कि ये वही जियोंग है जो दोबारा जन्म लिया और इस बार वो डॉक्टर बन गया है। इसी बीच हम छोटे सोंगमू को देखते हैं। वो भी पुनर्जन्म ले चुका है। जैसे ही वो जगा, उसकी माँ बोली, आखिर तुम जग गए। लेकिन सोंगमाओ को साओगू की तरह सब कुछ याद नहीं होता है। उसे लगता था कि जैसे उसने कोई गहरा सपना देखा हो। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं साओगाओ को वो किताब पढ़ते पढ़ते जा रही होती है। वो समझ नहीं पाई कि ये किताब किस काम की है। तभी एक लड़का उसके सामने से गुजरा और उसे ऐसा लगा कि जैसे वो उसे पहले से जानती हो, जैसे कई जन्मों से। दोनों एक दूसरे को बस देखते रहे। तब उसकी माँ आई और बोली, तुम्हारे डैड ने वो एग्ज़ाम पास कर लिया है जो देने गए थे, अब वो घर आ रहे हैं, चलो वापस चलते हैं। तभी साओगो को याद आता है कि पिछले जन्म में जब उसके डैड ने यही एग्ज़ाम पास किया था, सब बहुत खुश हुए थे। लेकिन उसके बाद माँ मर गई थी क्योंकि उन्होंने दोबारा शादी की थी और वो औरत असल में उसकी माँ की दोस्त थी। उसकी माँ की दोस्त और उसके डैड दोनों ने उसकी माँ को धोखा दिया था। उससे ये भी याद आता है मिंग ने क्या कहा था कि उसकी माँ की मौत मेरी माँ की मौत की वजह से हुई है। सोगाओ ने कहा, चाहे जो भी हो, मुझे इस बार ये सब रोकना होगा क्योंकि भगवान ने मुझे एक और मौका दिया है। हमें उस औरत को देखते हैं जो असल में साओ की माँ की दोस्त थी। जैसे पिछली बार वैसे ही फिर से होने लगा। साओ के पापा उस औरत के साथ फिर आए और बोले कि वो उससे शादी करना चाहते हैं, लेकिन साओ की माँ तैयार नहीं थी। साओ के पापा के भाई बोलते हैं, मतलब के साओ के चाचा, आदमी के पास कई पत्नियां और रखेल हो सकती है तो फिर शादी क्यों ना करे। तो साओ के मामा ने अपनी बहन के हक में बोलने लगे और उसके चाचा से लड़ाई करने लगे। तभी वहाँ छुप कर साओ ये सब बातें सुन रही थी और मन में कहती है, माँ मैं इस बार आपको मरने नहीं दूंगी। तो वो अपने पापा के पास जाती और कहती है, आप दोनों लड़ाई क्यों कर रहे हैं और ये कौन है? उसके पापा अपनी बेटी को देखकर बोलते हैं कि ये गेस्ट है और हम लोग लड़ाई नहीं कर रहे हैं। तो साओ कहती है, गेस्ट को बाहर ले जाओ, मुझे अपनी मम्मी और पापा से बात करना है।
तो उसे सब ले जा रहे होते हैं, लेकिन तभी वो नाटक करती है कि मेरा तबीयत खराब हो रहा है। तो उसके पापा तुरंत उसे गोद में उठाकर रूम में ले जा रहे होते हैं और ये सब देखकर साव की माँ रोने लग जाती है। फिर साव अपनी माँ से कहती है कि अगर आप डिवोर्स ले लेंगे तो मैं आपके साथ ही रहूँगी। फिर सीन शिफ्ट होता है वांग यांग पर, जो साव की माँ की दोस्त है। वो बीमार होने का नाटक करती है और कहती है बाहर मांगोली के फूल की वजह से मुझे सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। फिर सीन शिफ्ट होता है और साव की माँ पर, जो बाहर देखने जाती है। उसे पता चलता है कि सारे मांगोली के फूल मार मार कर हटा रहे थे सब लोग। तो साव की माँ ने पूछा ये किसने कहा है करने को। तो उसके हस्बैंड आते और कहते हैं मैंने बोला। फिर सीन शिफ्ट होता है और साव के पापा अपनी वाइफ से कह रहे होते हैं कि वांग यान को अस्थमा है और उसे फूलों की खुशबू बर्दाश्त नहीं होती। वैसे भी ये फूल अगले साल फिर से खिलने वाले हैं, तो मैं अभी गिरा दिया। साव की माँ दुखी हो जाती और कहती ठीक है, मेरी ज़िंदगी के सारे फूल झड़ रहे हैं तो इस पेड़ के कुछ फूलों का क्या फ़ायदा। जो तुम्हें सही लगे वही करो। उसके बाद सारे फूल को हटा दिया जाता है और साव की माँ बस चुपचाप वहीं खड़ी रही। फिर साव अपनी कज़न के साथ बैठी थी, तभी उसके पापा पीछे से आकर उनका झूले को धक्का देते हैं। साव खड़ी हो जाती है और कहती है क्या आप सीरियसली माँ को छोड़कर उस आंटी से शादी करने वाले हो। ये कभी नहीं हो सकता। उसके पापा कहते हैं हम सब एक साथ रहेंगे। साव जवाब देती है ये कभी नहीं होगा। आपने ये झूला मेरे और मम्मी के लिए बनाया था, तो हम 3 लोग इस पर कैसे बैठेंगे। आप जानते हो मम्मी कभी इसे एक्सेप्ट नहीं करेगी। मुझे आपसे बहुत नफरत है क्योंकि अब आप हमसे प्यार नहीं करते। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। उसी रात साव की मम्मी खुदकुशी कर लेती है। ये देखकर साव जोर जोर से रो पड़ती है। साव सोचती है मुझे लगा शायद वांग यान ने मेरी मम्मी को किसी वजह से पॉइजन किया था, पर नहीं, मेरी माँ प्यार में धोखे का दर्द सह नहीं पाई और अपनी लाइफ ख़त्म कर ली। अगले दिन वांग यान साव को मनाने आती है और कहती है आज से मैं तुम्हारी नई मम्मी हूँ। पर साव वांग यान को दूर धक्का देकर कहती है कि तुम कभी मेरी मम्मी नहीं बन सकती। तभी वांग यान के पापा उसे पकड़ लेते हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है उसके चाचा और वांग यान और उसके पापा की तरफ। साव के चाचा कहते हैं कि आपकी बेटी ऑफिशियली मेरे भाई की वाइफ बनेगी और उसकी पुरानी वाइफ की सारा दहेज और इनर हाउस होल्ड की जिम्मेदारी आपकी बेटी को ही मिलेगी। ये सुनकर वांग यांग बहुत खुश हो जाती है। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है वांग यांग पर, जो साव की माँ की सारी गहने देख रही होती है। लेकिन साव ने प्लान बनाया अपनी माँ के गहने वापस लाने को, तो वो वांग यांग के हाथों से बनाया हुआ मीठा खा लेती है और उसके बाद वो बहुत बीमार हो जाती है। तभी साव की दादी आ गई। साव की दादी एक बहुत इंडिपेंडेंट और पावरफुल औरत थी जिसके हस्बैंड गुजर गए थे, पर वो यहाँ नहीं रहती है, वो दूर गांव में रहती थी। तो दादी आई, सब कुछ देखा और कहा कि वो अपनी ग्रैंड डॉटर को पॉइजन देने वाली को इस घर में नहीं रखेगी। वांग के फादर भी बुलाए गए, लेकिन वांग यान बोली मैंने साव को खाने में पॉइजन नहीं डाला, मुझे नहीं पता वो पॉइजन कहाँ से आया। साव की दादी बोलती है मैंने खुद टेस्ट किया। क्या तुम कह रही हो कि मैं झूठ बोलती हूँ। उस खाने में पॉइजन था और वो सिर्फ इसलिए बची क्योंकि पॉइजन कम था। फिर दादी ने कहा ऐसे बिहेव करने के लिए तुम्हें सज़ा भुगतनी पड़ेगी। अभी वो प्रेग्नेंट होते हुए ऐसे करती है तो बेबी होने के बाद और क्या करेगी। तब उन्होंने फैसला किया कि पैसा देना पड़ेगा, लेकिन अमाउंट बहुत ज़्यादा था और साव की माँ का दहेज भी वापस करना होगा। तो वांग यान भी मान जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और साव और उसकी कज़न अपने ग्रैंड मदर के गांव आ जाती है
अब हमारी हीरोइन वहीं रहने वाली है। फिर साओ की दादी ने साओ से पूछा, मुझे पता है उस दिन वांग यान के खाने में पॉइजन नहीं था, तुमने खुद पॉइजन डाला था, लेकिन क्यों? साओ बोलती है, मुझे पता है उस दिन मैंने गलत किया, लेकिन मुझे ये भी पता था कि अगर मैंने ना किया हो तो वो मुझे जल्द या देर से पॉइजन ज़रूर देती। मेरी मम्मी उसकी वजह से मरी और वो मुझे भी नुकसान पहुंचाना चाहती थी, इसलिए मैंने पहले ही कर दिया अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। उसकी दादी बोलती, अब से ऐसा कभी मत करना, लाइफ बहुत बड़ी है और दुनिया उससे भी बड़ी है। इस पूरी दुनिया में तुम्हारी एक जगह है, जहाँ भी जाओगी वहीं तुम्हारा घर होगा। तुम दुनिया घूमोगे, नई तरीके से जियोगे, आज़ादी से जियोगे। मैं चाहती हूँ तुम इस लाइफ से बाहर निकल के एक खूबसूरत और मीनिंगफुल लाइफ जियो। तब साओ की दादी ने उसे उसकी मम्मी का बैंगल देकर कहा, आज से तुम मेरी देख रेख में रहोगी। तभी साओ अपनी लाइफ का एक नया चैप्टर शुरू करती है। ये लाइफ अलग थी, हर तरीके से नोवेल। उसे हर चीज़ ध्यान से सीखना शुरू और आम लोगों की सेवा करने लगी। फिर हम देखते हैं डिंग ऑफ ड्यूक को, जो सोंगमू के अंकल है। सोंगमू आकर कहता है, अंकल मैं आपसे हर तरह की मिलिट्री स्ट्रैटेजी सीखना चाहता हूँ। पर उसके अंकल कहते, तुम अभी छोटे हो, इस उम्र में मैं तुम्हें अपने साथ नहीं रख सकता। तो सोंगमू कहता है, मुझे रख लीजिए ना प्लीज़ अंकल। फिर सीन शिफ्ट हो जाता और हमारा छोटा सोंगमू अलग अलग तलवारों की टेक्निक में बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर लेता है, इसलिए उसके अंकल उसे रोक नहीं पाते। सोंगमू अपने अंकल को अपने पापा से ज़्यादा प्यार करता था, क्योंकि बचपन से ही उसके पापा के साथ अच्छा रिलेशन नहीं रहता था उसके साथ, बट उसके अंकल हर तरह से एक गार्डियन जैसे थे। इस तरह सोंगमू की ज़िंदगी एक नए चैप्टर के साथ शुरू हुई। ऐसे ही दिन बीतते गए और सब अपनी अपनी ज़िंदगी में अपने तरीके से जीने लगे। लगभग 15-16 साल गुजर गए। साओ धीरे धीरे अपनी कज़न और दोस्त के साथ उसी गाँव में बड़ी हुई। उसके पास अभी भी वो किताब थी और उसने उसे आज तक संभाल के रखा था। उसे सब कुछ क्लियरली याद था। फिर एक फ्लैशबैक दिखाया गया जहाँ साओ नदी के किनारे बैठी थी और उसके हाथ में वो किताब थी। एक मुसाफिर वहां से गुजरा। साओ ने उससे पूछा कि क्या वो उसके हाथ की लकीरों में लिखी किस्मत का मतलब बता सकते हैं। मुसाफिर ने कुछ अजीब सा फिलोसफिकल जवाब दिया। बचपन में साओ ने उन बातों को समझ नहीं पाई थी, पर अब धीरे धीरे उसे सब कुछ समझ आने लगा था। अब वो किताब को सही तरीके से पढ़ भी पाती थी और उसने एक बोर्ड गार्ड बनाया, कैसे कैसे क्या करना है जिससे अपने फेथ को चेंज कर सके। उसके बाद हमें सोंगमू देखते हैं, जो अपने अंकल की तरह एक महान वॉरियर बन गया था और अपने बेस पे लौट रहा था विक्ट्री पाकर। उसके अंकल ने उसके पापा को बंदी बनाकर पनिशमेंट दे रहे थे, क्योंकि उन्होंने आर्मी भेजने में देर कर दी थी, जिसके वजह से सोंगमू मर भी सकता था। वो पनिशमेंट देने ही वाले थे, तभी सोंगमू आ जाता है और अपने अंकल को रोक लेता है और कहता है, मैं अपने पापा का पनिशमेंट लेना चाहता हूँ। तो उसके अंकल मना करते हैं, बट तभी सोंगमू जिद करने लग जाता है, क्योंकि सोंगमू अपने पापा से बहुत प्यार करता था। तो उसके अंकल राजी हो जाते हैं पनिशमेंट उसके पापा के बदले सोंगमू को देने के लिए। कुछ और दिन ऐसे ही बीत गए। क्योंकि साओ घर छोड़कर दूर रहती थी, उसे एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा था कि उसे वापस आना होगा। साओ के पापा उसे बुला रहे थे। साओ जाने के लिए रेडी हो जाती है और साथ में उसकी केयरटेकर भी जाने के लिए रेडी हो जाती है। इसी बीच सोंगमू का छोटा भाई को देखते हैं, जिसका नाम सोंग हैन है। उसके अपने पापा से बहुत अच्छी बनती है और उसके पापा उसका बहुत ख्याल भी रखते हैं। उसकी मम्मी भी वहीं होती है। फिर सोंगमू आता है बहुत दिनों बाद घर वापस। उसकी मम्मी और भाई का रिश्ता उससे बहुत अच्छा था, लेकिन अपने पापा के साथ उसका कभी अच्छा तालमेल नहीं रहा। घर लौटने के बाद सोंगमू एक फेस्टिवल अटेंड करता है। वो अपने सिटी के फेस्टिवल में गया और इधर उधर घूम रहा था। उसके साथ एक आदमी था जिसका नाम जनरल इयन था। वहाँ अलग अलग इवेंट हो रहे थे। उसने एक मास्क देखा जो उसे पसंद आया और उसने वो खरीद लिया।
फिर हमें साव को देखते हैं जो घर वापस आती है। वो घर लौटने के बाद उसे पता था कि उसकी स्टेप मॉम उससे अच्छा ट्रीट नहीं करेगी, इसलिए शुरू से ही उसने अपना डिस्टेंस बनाए रखा और उसके अपने अंकल के साथ भी रिश्ता बिल्कुल अच्छा नहीं था। साव एक बहुत एडुकेटेड और ग्रेसफुल लड़की थी, लेकिन उसे अपने परिवार में किसी के साथ तालमेल नहीं बैठा था। एक लड़का वूसा उसे देखने आया और जैसे ही उसने साव को देखा उसे तुरंत पसंद आ गई। उनके घर में एक बड़ा इवेंट हो रहा था जहां बहुत सारे लोग आए हुए थे। फिर उन्होंने लड़कियों के बारे में बातें करने शुरू की, जैसे कि लड़कियां घर पर रहेगी और घर के काम संभालेगी वगैरह वगैरह। पर साव ने इन सब बातों का विरोध किया क्योंकि साव ऐसी लड़की नहीं थी। साव सब रूल्स तोड़ना चाहती थी। फिर साव घर छोड़कर फेस्टिवल में गई जहां सोंगमू भी आया था। साव ने वहां एक मास्क खरीदा और उसे पहनकर बाद में घूमते घूमते साव और सोंगमू एक दूसरे को आमने सामने खड़े हो गए। फिर दोनों एक ही इवेंट के अंदर चले जाते हैं। हम देखते हैं कि साव और सोंगमू किस्मत से दोनों एक ही जगह बैठे थे। वो दोनों एक ही जगह बैठकर एक प्ले देख रहे थे और उस प्ले के बारे में बातें करने लगे। प्ले देखने के बाद दोनों एक साथ क्वेश्चन आंसर गेम देखने चले गए, जिसमें सही जवाब देने वाले को एक अच्छा प्राइज मिलता है। उस कंपटीशन में साव और सोंगमू दोनों लगभग एक जैसा जवाब देने लगे। फिर जब लास्ट क्वेश्चन की बारी आई तो वहाँ पर एक फैमिली से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया। तब सोंगमू जवाब नहीं दे पाया और साव ने जवाब दे दिया। फिर सोंगमू वहाँ से निकल गया और साव ने प्राइज में एक लालटेन जीत लिया। साव को ऐसा लगा कि वो अपना गिफ्ट प्राइज सोंगमू को दे दे, क्योंकि उसकी आंखों में देखकर उसे महसूस हुआ कि उसके अपने परिवार के साथ रिश्ता अच्छा नहीं था, बिल्कुल वैसा ही जैसे उसके खुद के अपने परिवार के साथ था। तो उसने अपने गार्ड से बोला, ये लालटेन उसे दे दो। तभी साव का गार्ड आता है और सोंगमू को वो लालटेन और एक लेटर दे देता है। साव दूर खड़ी होती है। सोंगमू वो लेटर पढ़ता और बहुत खुश हो जाता क्योंकि साव ने उस लेटर से दिलासा दिया था। फिर वो लैम्प की तरफ देखता है। तभी जनरल यान आ जाते हैं और कहते हैं, ये तुम्हारे कमर से क्या लटक रहा है? ये तो एक लड़की की चीज़ लगती है, तुम्हें ये कहाँ से मिला? सोंगमू को याद आता है कि जब वो जा रहा था तो साव से वो टकरा गया था, तब उसके पास वो चीज़ आ गई थी। अब उसे लगता है कि उसे वो साव को वापस देना चाहिए, तो वो उसे ढूंढने जाता है और लैम्प को जनरल यान को दे देता है और कहता है, ये मेरे पापा को दे दीजिएगा। इसी बीच साव को अचानक याद आता है कि उसका वो स्केलेचर जो वो हमेशा अपने साथ रखती थी वो अब उसके पास नहीं था। तभी कोई आता है, उसे एक बोरी में बांध देता है और किडनैप कर लेता है। ये बस कोई आम आदमी नहीं था, ये उसके स्टेप मदर का नेफ्यू था। उसकी स्टेप मदर का कहने पर उसने साव को किडनैप किया, लेकिन साव पहले ही ये सब होने का अंदाज़ा लगा ली थी क्योंकि उसे अपनी पुरानी ज़िंदगी की सब बातें याद थी। दूर से एक लड़का ये सब देख रहा था। साव ने पहले से ही अपने गार्ड रेडी रखे थे और अब वही लड़का साव के गार्ड के हाथों पिट गया। फिर वो लड़का माफ़ी मांगने लगा और भागने की कोशिश करता है। तभी जियोंग आ जाता है और वो भाग जाता है। जियोंग वही बंदा जो बचपन में उसके इलाज किया था। जैसे ही साव उसे देखती है उसे तुरंत याद आ जाता है कि वो बचपन में भी जियोंग से मिली थी और एक पिछले जन्म से भी उनकी मुलाकात हुई थी। पर साव इस बारे में कुछ नहीं कहती। जियोंग उससे कहता है, जो कुछ भी यहाँ हुआ मैंने सब देखा है, मैं तुम्हारे परिवार के पास जाकर सब एक्सप्लेन कर दूंगा। फिर हम देखते हैं कि साव की स्टेप मॉम का नेफ्यू उसके पास आता है और कहता है कि साव ने मुझे बहुत मारा
मारा। साओ की स्टेप मॉम गुस्से में आ जाती है, तुम एक लड़की को भी संभाल नहीं सकते। फिर बाहर से आवाज़ आती है कि पुलिस आ गए हैं। तो साओ की स्टेप मदर मतलब वांग यान अपने नेफ्यू को छुपा देती है, बट जियोंग उसे पकड़ कर बाहर ले आता है। बट वांग यान उससे पूछती है, तुम कौन हो जो यहाँ घुसे चले आ रहे हो? तो वो बोलता है, मैं ग्रैंड मदर का रिलेटिव हूँ। तब सब पुलिस वांग यान के नेफ्यू को पकड़ लेते हैं। उसके बाद साओ के पापा को ये सब बात पता चल जाती है कि वांग यांग के नेफ्यू ने उसकी बेटी के साथ क्या किया। वो वांग यांग को बहुत डांटने लग जाते हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, देखते हैं साओ अपने गांव वापस जा रही होती है और उसके पापा उसे गुड बाय कह रहे होते हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है उसकी दादी पर जो बहुत बीमार होती है। तब वहाँ जियोंग आता है और दादी को देखता है और उनका इलाज भी करता है, जिससे दादी ठीक भी हो जाती है। उसी रात साओ जियोंग के पास जाकर कहती है कि मैं तुमसे मेडिसिन सीखना चाहती हूँ। जियोंग रेडी हो जाता है सिखाने के लिए और दोनों मिलकर मेडिसिन प्रैक्टिस करते हैं। ये देखकर साओ की दादी बहुत खुश होती है और कहती है, ये दोनों एकदम परफेक्ट मैच लगते हैं, बट बहुत बुरा हुआ दोनों एक साथ नहीं हो सकते हैं। फिर जियोंग अब सिटी जा रहा होता है। साओ उसे गुड बाय कह रही होती है। उसके जाने के बाद सोचती है कि ऐसा क्या हुआ होगा जो उसने अपना बाल सेव कर लिया और मॉन्क बन गया। फिर हमें एक शहर दिखाया जाता है जिसका नाम था फ्यूतिंग, जहां फ्लूड आई थी और लोगों की हालत खराब हो गई थी। लोग भूख से मर रहे थे, लेकिन शहर के अमीर लोग मज़े में खाना खा रहे थे, सोना छुपा रहे थे, स्मगलिंग कर रहे थे, सब कुछ सेफ था। तभी एंटी करप्शन आर्मी जैसे कि सोंगवू ने ही सबका चार्ज लिया। उन्होंने एक एक करके सब लोगों को पकड़ना शुरू किया और करप्शन को रोक दिया। धीरे धीरे वो सबको अरेस्ट करने लगा। नेचुरली ये सब अमीर लोग सोंगमू और ड्यूक ऑफ डिंग पर गुस्सा होने लगे। एक तरफ तो सोंगमू के लोग स्मगलर को पकड़ रहे थे और दूसरी तरफ सोंगमू के अंकल मतलब ड्यूक ऑफ डिंग फ्लूड विक्टिम के लिए खाने का सामान बांटने का काम शुरू करना चाहते थे। लेकिन तब एक कमांडर आकर सोंगमू के अंकल से कहता है कि वो ये काम नहीं कर सकते, क्योंकि खुद राजा ने कहा है क्राउन प्रिंस आएंगे और फिर फ्लूड विक्टिम को खाने का सामान देंगे। सोंगमू के अंकल ने कहा कि वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, क्योंकि हजारों लोग हर दिन भूख से मर रहे थे। क्या तुम्हें अंदाज़ा है कितने लोग भूखे हैं यहाँ? और फिर भी सिर्फ दिखावा करने के लिए क्राउन प्रिंस यहाँ आना चाहते हैं। उसे यहाँ पहुँचने में कम से कम कुछ महीने लग जाएंगे, क्योंकि फ्यूतिंग सिटी राजधानी से बहुत दूर है। ड्यूक ऑफ डिंग ने कहा, मैं तो राशन बांटने जा रहा हूँ, चाहे जो परिणाम हो मैं संभाल लूँगा। इसी दौरान हम देखते हैं साओ अपनी दादी से बात कर रही थी और कहती है कि आप रुक जाइए, हम उन सब की मदद करेंगे जो फ्यूतिंग में फ्लूड की वजह से भूखे हैं। तो उसकी दादी कहती है, ठीक है बेटा, अच्छे से जाना। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं सोंगमू को, जो बाहर काम संभाल रहा था। अचानक एक छोटी लड़की लगभग एक्सीडेंट का शिकार हो जाने वाली थी। तभी सोंगमू सामने आकर उस लड़की को बचा लेता है, बट बचाने टाइम उसे जोर से चोट लग जाती है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। तभी इधर साओ को भी अचानक सीने में दर्द होने लगता है। उसे समझ नहीं आता ये दर्द क्यों हो रहा है। बेहोश होते ही सोंगमू ने सपना देखा जैसे एक लड़की जो मास्क पहनी हुई थी उसके पास आ रही है। उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा है, पर उसके पास जा रही है। उसके कान के पीछे एक लाल निशान था। जब सोंगमू उसकी तरफ बढ़ रहा था तो लड़की वहां से दूर चली गई। तभी सोंगमू होश में आया। डॉक्टर ने कहा, अगर तुम्हारे पास वो मेडिसिन नहीं होती
तो हम तुम्हें बचा नहीं पाते। वो मेडिसिन साव के स्ट्रेचर के अंदर थी। डॉक्टर कहते हैं उसके अंदर की दवाई ने ही तुम्हारी जान बचाई है। यह सुनते ही सोंगमू समझ गया कि बिना जाने उस लड़की ने उसकी जान बचाई है। इधर जो फ्लूड के लोग बीमार हो गए थे उनके लिए भी साव ने इलाज का इंतज़ाम किया। तभी अचानक से बू साव सामने आ गया। वो भी यहाँ लोगों की मदद कर रहा था। दोनों एक दूसरे को देखकर स्माइल करते हैं। हम देखते हैं बेस कैंप को, जहाँ सोंगमू अपने अंकल को रेडी कर रहा होता है। उसके अंकल कहते हैं अपना ख्याल रखना। फिर सोंगमू कमांडर के पास जाता है और उसे डेडली लुक देकर पूछता है कि महाराज किस लिए बुलाए हैं, सच सच बताओ। तो कमांडर कहता है महाराज ने ड्यूक को क्यों बुलाया है ये मुझे कैसे पता होगा। तब उसके अंकल आकर बोलते हैं फ्लूड जो आया था उसके बारे में पूछने के लिए ही बुलाए होंगे और कोई बड़ी बात नहीं होगी। और हाँ, तुम अपना और अपनी आंटी का ख्याल रखना। फिर ड्यूक ऑफ डिंग ये कहकर वहाँ से निकल जाते हैं। उनके जाने के बाद जनरल इयन आते हैं और कहते हैं ड्यूक ऑफ डिंग के घर के चारों तरफ जिंग कमांडर है और घर से कोई बाहर ना जा सकता है और ना ही अंदर आ सकता है। सोंगमू ये सुनकर हैरान हो जाता है। वो सोचता है ये सब क्या हो रहा है। अंकल बुलाए गए हैं सिटी और उनके घर को नज़रबंद कर दिया गया है, कुछ तो चल रहा है। तो सोंगमू रात के अंधेरे में ड्यूक के घर के बाहर देख रहा होता है कि कितने सोल्जर हैं। लगभग 100 से ज़्यादा सोल्जर होते हैं। तो उसे यकीन हो जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। फिर उसके बाद वो छुपकर ड्यूक के घर के अंदर चला जाता है। उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है और 2 वीक लेटर बाद देखते हैं कि साव के घर पर कोई नॉक करता है और गार्ड उसे खोलता है। तब देखते हैं जनरल इयन और सोंगमू और उसके साथी होते हैं। जनरल इयन कहते हैं हम लोग साउथ से आए हैं और हमें रात बिताने के लिए जगह दे दीजिए, और ये कहकर अंदर आ जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं साव को जो सो रही होती है वो अचानक उठ जाती है। उसकी गार्ड आती है और बताती है कि कोई मर्चेंट आए हैं और आज रात वो यहीं रहना चाहते हैं, और ये भी कहती है कि मिस्टर चेन आपसे मिलना चाहते हैं। साव ये सुनते ही कहती है मिस्टर चेन को अंदर बुला लो। एक्चुअली मिस्टर चेन एक तरह के हीरोइन के एडवाइज़र हैं। तभी हम देखते हैं जनरल इयन ने सोंगमू से कहा जिसे हम ढूंढ रहे थे वो यहाँ है। अब मिस्टर चेन को दिखाया जाता है। मिस्टर चेन कहते हैं आप मुझे माफ़ कर दीजिए क्योंकि मैंने अपना पूरा पास्ट का सच आपको नहीं बताया। यहाँ जो मर्चेंट आए हैं वो असल में ड्यूक ऑफ डिंग के लोग हैं। मैंने जनरल इयन को उनके साथ देखा है। फिर वो झुककर सारी बातें बताता है। मिस्टर चेन पहले फ्यूतिंग शहर के गवर्नर के एडवाइज़र थे। उस गवर्नर को सोंगमू के मामा ने 15 साल पहले मारा था। 15 साल पहले फ्यूतिंग शहर में एक बड़ी आफत आई थी। उस वक्त उस राज्य का गवर्नर जैके था और मैं उसका एडवाइज़र था, पर जैन के ने लोगों को मुसीबत में छोड़कर सारा पैसा लेकर भाग जाने की कोशिश की। तब ड्यूक ऑफ डिंग की फौजी ने जैनको को पकड़ लिया और उसको मार दिया। अब वो मुझे भी ढूंढ रहे हैं लेकिन मैंने कोई गलत काम नहीं किया। तो साव बोलती है कि आपकी कोई गलती नहीं है, मैंने आपको एडवाइज़र बनाया था बिना आपके पास्ट के जानते हुए, ये मेरा डिसीजन था। फिर वो बोलती है अगर उन्हें आपको ढूंढना ही था तो वो अपना ने चेंज करके क्यों यहाँ आए हैं। तब उसकी गार्ड बोलती है उन लोगों के साथ एक बच्चा भी था। तब साव समझ जाती है कि ड्यूक ऑफ डिंग खतरे में है। फिर उसके बाद सोंगमू अपने अंकल के बेटे को देखने आता है। उसके बाद हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब सोंगमू घर के अंदर आया था तब वो आंटी से मिला था। आंटी ने उसे बताया कि हम लोगों के ऊपर खतरा आ गया है, शायद इस खतरे से कोई ना बच पाए और ये तुम्हारे अंकल का इकलौता बच्चा है। तो सोंगमू कहता मैं आप सबको साथ ले जाऊंगा बाहर।
तो उसकी आंटी कहती है कि ऐसे कोई नहीं बच पाएगा, तुम इस बच्चे को सिर्फ बचा लो, और बच्चे को सोंगमू के हवाले कर देती है। सोंगमू प्रॉमिस करता है कि वो इस बच्चे को कुछ नहीं होने देगा। फिर हम देखते हैं साओ को, जो बताती है कि वो बच्चा ड्यूक ऑफ डिंग का है। इधर सोंगमू जनरल यन से बातें कर रहा होता है। जनरल यन बताते हैं कितने लोग यहाँ रहते हैं। फिर साओ की सर्वेंट बताती है सब एग्जिट पर उनके गार्ड आ गए हैं। तो मिस्टर चेन कहते हैं मतलब कि वो सबको मारने वाले हैं। ये सब मेरी वजह से हुआ, ना ही वो मुझे ढूंढने आते, ना ही वो सबको मारने वाले होते। मैं जाता हूँ और खुद को सरेंडर कर देता हूँ। तब साओ मिस्टर चेन को रोकती और कहती अगर आप सरेंडर कर भी दे तब भी वो हम सबको मार देंगे। अगर मैं सोंगमू की जगह होती तो बच्चा को बचाने के लिए मैं भी सबको मार देती। मुझे पता है वो लोग ये सब काम सुबह होने से पहले करेंगे, हम लोगों के पास टाइम कम है। फिर एक सोल्जर आता है सोंगमू के पास और बताता है कि वो लोग कुछ कर रहे हैं, क्या हम लोग रेडी हो जाए उन्हें मारने के लिए। तो सोंगमू इशारा करता है रुकने के लिए। तब जनरल यन कहते हैं मुझे पता है तुम कभी किसी बच्चे और औरत को नहीं मारते हो, बट ड्यूक के बेटे को बचाने के लिए ये सब करना होगा। तो सोंगमू बोलता है कि मैंने आंटी से प्रॉमिस किया है अंकल के बेटे को बचाने के लिए, चाहे इसके लिए मुझे हेल भी जाना पड़े तो मैं चला जाऊंगा, लेकिन मैं अंकल के बेटे को प्रोटेक्ट करूंगा। और फिर ऑर्डर देता है कि शांति से और जल्दी से सबको मार दो। फिर साओ खुद सोंगमू के सामने आती है। जैसे ही वो आती है उसे पिछली जन्म की बातें याद आ जाती है, जब पहली बार उसकी सोंगमू से मुलाकात हुई थी। उनका किस्मत ही ऐसा था कि जब भी वो मिलते हैं दोनों बड़ी मुसीबत में होते हैं। जब सोंगमू अटैक करने का ऑर्डर दे ही रहा था तभी साओ बोलती है ड्यूक ऑफ डिंग इंपीरियल ऑर्डर नहीं मानने और अपने प्राइवेट फंड से रिलीफ मतलब कि खाने का सामान दिए, इसलिए उन्हें कैपिटल ले जाया जा रहा है इल्ज़ाम लगाकर रिबेलियन का, और उनके सारे फैमिली को बंदी बनाया गया है। और तुम इतनी रात को उतने दूर से ट्रैवल करके आए हो और किसी बच्चे के साथ, तो मतलब कि वो बच्चा ड्यूक ऑफ डिंग का है। सोंगमू कहता है तुम कौन हो, इतना सब कुछ कैसे जानती हो। तब साओ कहती है मैं ऑफिसर हूँ, मुझे राजा ने भेजा है। सोंगमू कहता है तो ऑफिसर का टोकन कहाँ है। तो साओ शांत हो जाती क्योंकि वो तो झूठ बोल रही थी। तब सोंगमू आगे आता और तलवार उसकी गर्दन पर रख देता और उसे खींच लेता और उसके हाथ पकड़ लेता। तो साओ को अपनी पुरानी लाइफ की पहली मुलाकात याद आने लगती है और उसका नाम लेती है सोंगमू। ये सुनकर सोंगमू कहता है तुम तो मेरा नाम अच्छी तरह से जानती हो, तो तुम्हें ये भी पता होगा कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ, किसने तुम्हें यहाँ भेजा, और ड्यूक ऑफ डिंग के बारे में तुम कैसे जानती हो। अगर तुम पूरी सच्चाई बता दो मैं तुम्हें थोड़ी कम दर्दनाक मौत दूंगा। तब साओ की गार्ड उसे चिल्लाकर कहती है लेडी आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, हमने उस बच्चे और उनकी नैनी को पकड़ लिया है। तब सोंगमू कहता है तुमने जानबूझकर मुझे डाइवर्ट किया, तुमने मुझे ट्रिक किया, अगर बच्चे को कुछ नुकसान होता है तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। साओ कहती है मेरा मकसद किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं है, मैं बस इस मामले को सुलझाना चाहती हूँ। फिर सब लोग एक कमरे में बैठते हैं। साओ कहती है ड्यूक ऑफ डिंग का केस बहुत सेंसिटिव है, जो भी लोग इसमें शामिल हो सकते हैं, आप शायद उन्हें चुप कराने के लिए सबको मार दें, इससे और भी ज़्यादा खतरा बढ़ेगा। अगर आप मेरी बात माने तो आप अपने मामा को बचा सकते हैं, अगर आपके मामा बचे रहे तो उनकी फैमिली भी बची रहेगी। तब कमरे में छोटा सा बच्चा रो पड़ता है, मतलब उसके मामा का छोटा बेटा। साओ उस बच्चे को गोद में उठाती है और कहती है उसके लिए गर्म दूध लाओ। साओ ने पहले से ही उस बच्चे के लिए गर्म दूध रख दिया था। दूध आते ही पहले वो दूध चखती है, फिर वो बच्चे को अच्छे से दूध पिलाती है और बच्चा शांत हो जाता है। सोंगमू देखकर समझता है कि साओ बहुत अच्छी और दयालु इंसान है और किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। फिर सब लोग को भूख लग जाती है तो साओ बोलते तलवार को नीचे रख कर पहले सब खाना खा लेते हैं। तो सब लोग साथ मिलकर खाना बनाते हैं और खाते हैं। थोड़ी देर बाद हम कुछ और सैनिकों को आते देखते हैं तो साओ की गार्ड गेट खोलने जाती है तो देखती है कि ये 10 फरियाद
परिवार से हैं जो बच्चे को लेने आए हैं जहां बच्चा सेफ रह सकता है। फिर वो लोग घुटने पर बैठ जाते हैं और कहते हैं साओ बहुत अच्छी है, वो सबके लिए रिलीफ लेकर आई थी, आप लोग प्लीज़ उसे कोई नुकसान मत पहुंचाइए। तब सोंगमू और भी अच्छे से समझ जाता है कि साओ असल में एक अच्छी लड़की है और उसे यहाँ कोई भेजा भी नहीं है, और ऊपर से वो मिस्टर चेन के साथ थी तो मिस्टर चेन भी कोई बुरे आदमी नहीं है। ये सब उसे समझ आ जाता है, इसलिए उसने इस एस्टेट के सभी लोगों को छोड़ दिया और यहाँ से निकल गया। जाते टाइम सोंगमू रेस्ट करने के लिए नदी के किनारे रुकता है। तभी गार्ड आके बताते हैं कि साओगू के बारे में सब लोग क्या कहते हैं कि बचपन से रूथलेस है और सिर्फ फैमिली प्रॉपर्टी लेना चाहती है, इसलिए उसे गांव भेज दिया गया। तब सोंगमू कहता है मेरे बारे में भी सब लोग कहते हैं कि मुझे भी घर से बाहर निकाल दिया गया है, ये बाहर वाले लोगों की बातों पर भरोसा करना ही नहीं चाहिए। उसके गार्ड ये भी बताते हैं कि उसके गांव में जितने भी लोग हैं उसके पास वो स्किल्ड फाइटर और उसकी मेड भी फाइटर है। फिर सोंगमू को तलवार वाला सीन याद आता है और कहता है कि जैसे वो मुझे देखती है वैसे लगता है कि हम दोनों पहले भी मिल चुके। अगली सुबह राजा के सामने ड्यूक ऑफ डिंग को पनिशमेंट देने की बात चल रही थी। सब मिनिस्टर ड्यूक ऑफ डिंग की बुराई कर रहे थे। ये सब करने का आइडिया साओ ने दिया था और वही आइडिया सोंगमू अप्लाई कर रहा था और सब मिनिस्टर को कहता है कि कोर्ट पे जाने पर सब ड्यूक ऑफ डिंग की बुराई करना, तो सब लोग करते हैं। फिर जब कोर्ट एडजॉर्न हो जाता है तो सोंगमू बाहर इंतज़ार कर रहा होता है कि क्या फैसला आया होगा और यहीं पे एपिसोड ख़त्म हो जाता। आगे क्या होने वाला देखते रहिए। वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।